गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत तो अभिनंदन है। आपको विदित है कि हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के भौतिक विज्ञान पार्ट में चैप्टर नंबर 9 यानी कि प्रकाश अर्थात लाइट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने हमारे पीछे कुछ एपिसोड कर चुके हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं स्टार्ट करता हूं दर्पण। तो देखो, इससे पहले अपन परावर्तन पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आप एक बात ध्यान रखना, परावर्तन में एक नोट लगा के नीचे नोट कर लेना कि हमने जो परावर्तन की घटना पढ़ी है वो हमने प्रकाश की तरंग प्रकृति मान करके पढ़ी है। अर्थात यहाँ हम परावर्तन का अध्ययन प्रकाश को तरंग रूप में मान करके कर रहे हैं। ठीक है। अब परावर्तन पर ही आधारित एक युक्ति है जो क्या है, दर्पण है। क्या होता है दर्पण, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि इनसे प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस प्रकार से प्रतिबिंब की प्रकृति निर्धारित की जाती है, उनकी चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सब दर्पण की बात स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दर्पण होता है क्या है। देखिए, दर्पण क्या होता है। यदि मान लो मेरे पास कांच की एक पारदर्शी पट्टिका है, ये पारदर्शी पट्टिका कांच की भी हो सकती है या किसी भी अन्य पदार्थ की भी हो सकती है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। इस पट्टिका पे दो पृष्ठ है, एक इस साइड का पृष्ठ है, एक इस साइड का पृष्ठ है। यदि मैं इस वाले को अगर पृष्ठ बोलूं तो ये इसका कौन सा पृष्ठ होगा, पश्च पृष्ठ होगा। ठीक है ना। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, इतना से ध्यान रखना है कि कांच या किसी भी पारदर्शी पदार्थ के किसी एक पृष्ठ पर मैं परावर्तक पदार्थ का या परावर्तक आवरण का लेप कर दूं, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी परावर्तक पदार्थ की या परावर्तक आवरण की क्या करते हैं अपन, लेप यानी कि पॉलिश कर दें। तो अब ये जो पारदर्शी वस्तु है वो अपारदर्शी हो जाएगी। दूसरी बात, अब इस भाग पे हमने परावर्तक आवरण की क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। तो अब इस भाग से परावर्तन की घटना, यानी कि जैसे यदि इस पर कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो यहाँ से परावर्तित होकर के वापस चली जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि इधर वाला पृष्ठ अब परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो उसी श्रृंखला को देखिए अपन आगे बढ़ाते हैं कि परिभाषा की अगर बात करें तो क्या कहेंगे कि किसी कांच या पारदर्शी पदार्थ के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक आवरण की पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। और ये बनी जो युक्ति है, इस युक्ति को या इस डिवाइस को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, जो कि पूर्णतः और पूर्णतः परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे ये परावर्तक आवरण कौन कौन से अपने काम में ले सकते हैं, पदार्थ कौन कौन से काम ले सकते हैं। तो देखो, मुख्यतः 3 प्रकार के पदार्थ काम में ले जाते हैं। एक तो चांदी यानी कि सिल्वर, दूसरा एल्यूमिनियम, और कभी कभी एक पदार्थ और भी काम में ले जाता है जिसे अपने क्या कहते हैं, अभ्रक। लेकिन इन तीनों में से पूछा जाए कि सबसे अच्छा परावर्तक आवरण या परावर्तक पदार्थ कौन सा है या परावर्तक पॉलिश कौन सी है, तो वो कौन सी होती है, चांदी। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक आवरण या परावर्तक पदार्थ है। तो एक बार अपन दर्पण की परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम दर्पण के जो है प्रकार पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, परिभाषा लिखते हैं अपन इसकी। देखिए, परिभाषा क्या रहेगी इसकी, कांच या पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट पदार्थ की किसी एक सतह पर या एक पृष्ठ पर, किसी एक पदार्थ के, ऐसे लिख लो, पृष्ठ पे लिख लो ना, परिभाषा थोड़ी इजी हो जाएगी। किसी एक पृष्ठ पर
किसी परावर्तक आवरण, अब आवरण कौन कौन सा काम में ले सकते हो आप? सिल्वर, एल्यूमिनियम, और कौन सा काम में ले सकते हैं आप? अभ्रक का लेप कर दिया जाए तो इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार बनी यह संरचना दर्पण कहलाती है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो देखिए, ये एक पारदर्शी पदार्थ है, ये मैंने इसके किसी एक पृष्ठ पे, चाहे आप इस पे कर सकते हो या इस पे कर सकते हो, इस पे हमने क्या कर दी, सिल्वर या एल्यूमिनियम या अभ्रक का पॉलिश, अभ्रक की अपने क्या कर दी, इस पे पॉलिश कर दी। अब इधर पॉलिश कर दी तो अब इसकी ये जो संरचना है, इधर वाला पृष्ठ, ये क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। अर्थात अब ये किसकी भांति काम करेगा, दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात ये संरचना क्या कहलाएगी, दर्पण कहलाएगी। तो ये दर्पण की एक सिंपल सी परिभाषा है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। 10th क्लास के लेवल की बात करें तो ये परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछ सकती है कि दर्पण किसे कहते हैं। और एग्जाम में कंपटीशन लेवल की अगर अपन बात करें तो उसमें आपसे ये पूछ सकता है कि दर्पण में जो है सबसे अच्छा परावर्तक आवरण किस पदार्थ का होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सिल्वर का सबसे अच्छा आवरण होता है। तो आप यहाँ पे स्टार लगा के लिख सकते हो कि चांदी सबसे उत्तम परावर्तक आवरण है। ठीक है, ये बात होगी अपनी दर्पण की परिभाषा की। अब देखिए, अपन बात करने वाले हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो परावर्तक पृष्ठ है यहाँ पे, इस पृष्ठ की प्रकृति के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ समतल है तो हम उसको समतल दर्पण कहेंगे। यदि ये परावर्तक पृष्ठ वक्राकार या गोलीय है तो उसे अपन क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। तो देखिए दर्पण के प्रकार, तो आपको एग्जाम में ध्यान से देखना है। यहाँ से एक बड़ा ही कंफ्यूजनल, बहुत ही भ्रमित करने वाला जो है प्रश्न बनता है, जिसमें अक्सर बच्चे जो है मात खा जाते हैं सिर्फ क्वेश्चन को जल्दबाजी पढ़ने की वजह से। तो देखिए, आप हेडिंग लगाइए दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। तो देखो, आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि आपसे पूछा क्या है, दर्पण के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार होंगे, दो। कौन कौन से, समतल और गोलीय। यदि आपसे पूछ ले गोलीय दर्पण के प्रकार तो वो भी कितने होते हैं, दो। लेकिन वो कौन कौन से होंगे, उत्तल और अपने अवतल दर्पण। तो देखो, अगर यहाँ गोलीय दर्पण नाम लग जाए तो प्रकार होंगे उत्तल और अवतल। अगर आपको समतल दर्पण नाम, सीधा दर्पण पूछ ले तो दो प्रकार होंगे, कौन से, समतल और गोलीय। तो देखो अपने क्या लिखेंगे, दर्पण के प्रकार में क्या लिखेंगे, परावर्तक पृष्ठ की आकृति के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण। देखो, जैसा नाम से ही पता है, समतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। तो अब इसमें क्या लिखोगे आगे, दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो
ठीक है ना, क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। यानी कि डायग्राम बनाऊं तो ये देखिए, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, अब इसमें अपन दूसरा प्रकार लिखते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा, गोलीय दर्पण का। तो देखिए नंबर 2 प्रकार, दूसरा इसका जो प्रकार है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि वो समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होगा, जैसा नाम से पता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, यानी कि दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ठीक है ना, या वक्रीय हो। आपको कभी कभी ये भी लिखा मिल सकता है कि परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, वक्रीय हो, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो या वक्रीय हो, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। इनकी चर्चा अपन जब गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह करने वाले हैं। अब देखो गोलीय दर्पण जो है ये भी आगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहला जो इसमें है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो देखो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या होता है, तो इस नाम से ही देखिए ध्यान से, उत्तल यानी कि जिसका तल ऊपर उठा हुआ हो। अब गोलीय दर्पण सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बनाते कैसे हैं, तो इसको हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, समझ लीजिएगा। मान लो मेरे पास कांच का एक खोखला गोला है, मेरे पास कांच का क्या एक खोखला गोला है, इस प्रकार से ये कांच का मेरे पास एक खोखला गोला है, ठीक है ना। इस गोले के यदि मैं बीच में से काट दूं, 2 भाग कर दूं, ठीक है, और अब इसमें 2 सतह है, एक तो ये अंदर वाली सतह है और एक ये बाहर वाली सतह है, ठीक है। यदि मैं इसकी अंदर वाली सतह पे पॉलिश कर दूं तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, बाहर वाला, और यदि इसके बाहर वाले पृष्ठ पे मैं परावर्तक आवरण की पॉलिश कर दूं तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, अंदर वाला होगा। तो इसी पृष्ठ की उपस्थिति के आधार पे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण है, उत्तल जिसका तल उठा हुआ हो, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, बाहर की ओर उठा हुआ हो, तो उस दर्पण को क्या कहते हैं, अपन उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अगर मुझे उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाना है तो देखिए, ये मान लो मेरे पास कोई गोलीय पृष्ठ है, ये मेरे पास क्या एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। मुझे इसका तल, परावर्तक तल जो है ऊपर की ओर उठा हुआ बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके अंदर वाले भाग पे क्या कर देनी चाहिए, पॉलिश कर देनी चाहिए। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। इनकी विस्तृत विवेचना जो है, पूरी अच्छी तरह जिनकी अध्ययन जो है वो अपन जब गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तब मैं आपको वहां पर कराऊंगा। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इनके अपन उपयोग भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, देखो अवतल, अव मतलब होता है दसा हुआ, नीचे की ओर दबा हुआ, तल मतलब नीचे की ओर। तो देखो जिसका तल, कौन सा तल, परावर्तक तल, अंदर की ओर दसा हुआ हो, उसे अपन कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। तो अगर मैं अवतल दर्पण बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, जैसे मान लो मेरे पास ये गोलीय पृष्ठ है, इसके मैं बाहर वाले भाग पर अगर पॉलिश कर दूं तो बताइए इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा भाग बन गया, अंदर वाला। तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दसा हुआ है या नहीं है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ, इसलिए कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो ये दर्पण के अपन ने प्रकार पढ़ लिए, दर्पण की परिभाषा पढ़ ली। अब इसमें जो पहला दर्पण अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन समतल दर्पण। लेकिन समतल दर्पण पढ़ने से पहले इस चैप्टर में बार बार एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं प्रतिबिंब, अपन उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ से
कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो देखिए अपन प्रतिबिंब की पहले बात कर लेते हैं, फिर अपना जो नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना समतल दर्पण और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। तो देखिए अब अपन बात शुरू करते हैं समतल दर्पण की, सॉरी प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब देखिए क्या होता है, इसकी मैं आपको एक सामान्य परिभाषा बताऊंगा और एक इसकी आपको जो मैं है थोड़ी सी वैज्ञानिक परिभाषा भी इसकी मैं आपको बताऊंगा। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। देखिए इमेज क्या होती है, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, देखो मान लो जैसे ये मेरे पास कोई एक वस्तु है और इस वस्तु को मैंने किसी भी दर्पण के सामने रख दिया। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको समतल दर्पण के सामने रख दिया। ये मेरा क्या है, दर्पण यानी कि मिरर है। तो देखिए इस वस्तु पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो यहाँ से प्रकाश जो है परावर्तित होकर के इसके प्रत्येक बिंदु से बहुत अधिक प्रकाश जो है इधर जाएगा, यानी कि यहाँ से बहुत सारी प्रकाश किरणें जो है ऐसे जाएगी। अब वो प्रकाश किरणें जो है टकरा के वापस भी आएगी। गोलीय दर्पण में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से प्रकाश किरणें परावर्तित होगी और परावर्तित होने के बाद दो संभावनाएं होती है, या तो वो किसी बिंदु पर वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। इस बात का अच्छी तरह किरण आरेख बना करके अपन जो है गोलीय दर्पण में देखेंगे, या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो जहां जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर वास्तव में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का क्या कहते हैं अपन, प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं तो मैं गोलीय दर्पण लेकर के हालांकि पढ़ाया नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अपन इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये इसके बाहर वाले भाग पे मैंने व्याख्या पॉलिश कर दी। ये इस अवतल दर्पण की आपने पढ़ी होगी मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। अब इसके 3-4 कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे ये इसका पोल होता है दूर, ये इसका मुख्य फोकस पॉइंट होता है, ये इसका जैसे मान लो वक्रता केंद्र होता है। तो प्रकाश किरण जैसे मान लो अगर कोई बिंब बहुत दूर रखा हुआ है तो प्रकाश किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है ये, और यहाँ से ये परावर्तित होकर के ऐसे जाएगी फोकस बिंदु से, और ये परावर्तित होकर के ऐसे जाएगी। तो ये देखो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु पर वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो बिंदु है ना, ये जहां से प्रकाश किरण आ रही है उस बिंदु का ये क्या है, प्रतिबिंब है। और यहाँ पे किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा, अगर यही बात अपन उत्तल दर्पण में देखें तो देखिए ये मेरा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में परावर्तक पक्ष बाहर की ओर उभरा होता है। ये अपनी मुख्य अक्ष, ये इसका दूर, इधर इसका ये फोकस पॉइंट और इधर इसका ये क्या आएगा, वक्रता केंद्र आएगा। इसमें भी अपन अगर प्रकाश किरण वो लें समानांतर वाली, यानी कि अभी भी बिंब कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। तो अभी देखो इधर पॉलिश की हुई है, प्रकाश किरण इधर तो जा नहीं सकती। तो ये अगर इसकी अपन ढलान देखें तो इसके अनुसार ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर के ऐसे जाएगी और ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर के ऐसे जाएगी, इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको सही बना लेते अपन, ठीक है। अब ये इधर तो कभी प्रतिच्छेद करेगी नहीं, इसको अगर अपन पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएं तो ये अपने को इस बिंदु से ऐसे लग रहा है। अगर यदि हम इधर जाकर के देखें तो अपने को ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बिंदु से ये आ रही है, इस बिंदु से क्या कर रही है, आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु को, इन बिंदुओं का क्या कहेंगे अपन, प्रतिबिंब कहेंगे। यानी कि यहाँ पे किरणें वास्तव में है क्या, नहीं है, आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो एक बार इसको आप परिभाषा लिख लो, बाकी इसमें आगे जैसे ही अपन गोलीय दर्पण पढ़ेंगे उसमें अपन दर्पण से जो है प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे किरणारक के द्वारा, तो वहाँ पर ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। बाकी आपको इसकी परिभाषा 10th लेवल तक याद करनी है, लेकिन कंपटीशन में इसकी परिभाषा पूछने की कोई संभावना नहीं है। तो इसमें पूछने की जो बात है वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पूछता है। तो देखिए अगर अपन परिभाषा लिखें प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, दर्पण में कोई सा भी दर्पण हो सकता है, समतल भी हो सकता है और गोलीय भी हो सकता है। दर्पण में वस्तु के
ऐसे लिखो, दर्पण के सामने रखी, अच्छी हो जाएगी। दर्पण के सामने रखी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में प्रतिच्छेद करती है या वास्तव में प्रतिच्छेद कौन से दर्पण में करती है? अवतल में। ब्रैकेट में आप देख सकते हो, कहां पे? अवतल दर्पण में। पढ़ा था ना आपने। हालांकि अवतल दर्पण में भी एक कंडीशन में आभासी बनता है, कब? जब बिंब जो है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखा हुआ होता है, लेकिन अधिकांश यही होता है। या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, ऐसी कंडीशन कहां पे होती है? उत्तल दर्पण में। ठीक है ना। तो इस बिंदु को, कौन से बिंदु को? जो परावर्तन के बाद जहां किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है या जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो, जैसे आपने अभी डायग्राम बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि जो परावर्तन के बाद जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, जहां पे किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है या जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, वो बिंदु जो है इस पहले वाले बिंदु का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है ना। अब जो देखो यहाँ पे दो परिभाषाएं, दो बिंदु, प्रतिबिंब जो बाद में बनता है, बिंब क्या होता है? जहां से प्रकाश किरणें आती है, ये बिंब है, और ये इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और अगर सामान्य जैसी बात अगर अपने कहें तो अपने क्या कह सकते हैं, इसकी एक परिभाषा आप और लिख सकते हो। ठीक है ना। टेक्निकल प्रभाव, हालांकि कोई ज़्यादा अच्छी परिभाषा नहीं है, क्योंकि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की एक आकृति बनती है, इस आकृति को उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार दोबारा पुनः सुनिए, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बनती है, इस आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा है, विज्ञान की दृष्टि से अपन इसको ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन इससे नहीं दे सकते। अगर अच्छा आपको लिखना है तो आपकी ये जो एक थोड़ी सी टेक्निकल और वैज्ञानिक परिभाषा है। ठीक है, उससे तो आप सीधे समझ जाओगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? वो है दर्पण उसे प्रतिबिंब के प्रकार। तो देखिए, प्रतिबिंब के प्रकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार देखिए, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। मैं आपको इनको तुलना स्तर पे बढ़ा देता हूं, तुलनात्मक स्तर पे। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? दो। फर्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वो है आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब, यानी कि इसको अपन क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब देखिए क्या होता है वास्तविक, क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। ये आर है वर्चुअल। ठीक है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे मैंने आपको अवतल दर्पण में बताया था, अवतल दर्पण में बताया था कि परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जहां वास्तव में प्रतिच्छेद करती है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब
क्या होता है इसकी परिभाषा अगर आप लिखनी चाहें तो आप लिख सकते हो कि परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के बाद यदि ऐसे लिख दो, आप शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, तो बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, वही सेम बात, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखो कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, तो एक ही बात, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आती हुई प्रतीत होती है तो बना प्रतिबिंब, तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात और, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये सदैव सीधे होते हैं, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब ये सदैव कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, ये बात ध्यान रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर ये उल्टे होंगे तो ये कैसे होंगे, ये सदैव सीधे होते हैं, ये सदैव कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है। तीसरी बात, इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। और इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये जो है मेन, इसमें दो बातें ये इंपॉर्टेंट कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और पर्दे पे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये सदैव सीधे होते हैं और पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। और सबसे मेन बात जो है आपसे पूछ सकता है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता, यानी कि जिसको अपन एम से लिखेंगे इस चैप्टर में आगे, वो हमेशा नेगेटिव होती है। यहाँ आवर्धन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और इसका जो है इनके लिए आवर्धनता जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये आपसे पूछ सकता है इसको बारे में, क्योंकि ये थोड़ी सी इनडायरेक्ट बात रह जाती है। हालांकि कैसे पॉजिटिव होता है कैसे नेगेटिव होता है वो अपन बात जब अपन आवर्धनता पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अपन इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये दर्पण के दो प्रकार हो गए, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के कौन बनाएगा, कौन सा दर्पण बनाएगा। देखो अवतल दर्पण 99% कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनाता है, 99.99% में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।
और केवल एक ही परिस्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वो परिस्थिति है कि जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखी हुई हो। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो देखिए आपको ध्यान कैसे रखोगे, उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है, आभासी। उत्तल, उत्तल यानी कि इसमें 3 अक्षर आ रहे हैं, और आभासी इसमें भी कितने आ रहे हैं, 3। वास्तविक अपने आप में नाम बड़ा है, तो अवतल भी अपने आप में क्या नाम है, बड़ा है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए अब अपन बात करते हैं, ये अपने क्या प्रतिबिंब के क्या हो गए, प्रकार हो गए। ठीक है, तो आपको परिभाषा भी बता दी और इनकी विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है, क्योंकि एग्जाम में अभी तक कभी भी इनके बारे में नहीं पूछा है कि किसकी आवर्धनता प्लस होती है, किसकी आवर्धनता माइनस होती है, और कैसे होती है वो मैं आपको जब इनके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है ना, आपको दर्पण सूत्र कराऊंगा, दर्पण के लिए आवर्धनता निकालेंगे अपन, तब मैं आपको इनको अच्छी तरह बताऊंगा कि कैसे ये प्लस की होती है, कैसे माइनस की होती है। ठीक है, ये अपनी बात होगी प्रतिबिंब के प्रकार की। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा समतल दर्पण। तो देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। तो देखिए समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, सबसे पहले ये क्या होता है, परिभाषा मैं आपको इसकी लिखवा चुका हूं, अभी आपको पीछे में लिखवा दिए मैंने, है ना, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, उसे अपन क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास मान लो कांच की कोई समतल पट्टिका है, ये कोई कांच की मेरे पास क्या एक समतल पट्टिका है, कांच की समतल पट्टिका को कहने का मतलब है कि ये अपने आप में पारदर्शी है। यदि इस कांच की समतल पट्टिका के मैं किसी एक पृष्ठ पे परावर्तक पदार्थ का लेप कर दूं, तो अब ये क्या बन जाएगी, समतल दर्पण बन जाएगी। तो ये समतल दर्पण के बनाने की विधि होगी, कोई नहीं पूछेगा आपसे इसे, ठीक है ना, ये कैसे बनाया जाता है, केवल परिभाषा आपसे पूछ सकता है कि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, तो आप कहोगे इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, कांच का एक चिकनी पट्टिका का समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वो परावर्तन की घटना से बनाएगा, क्योंकि यहाँ से तो परावर्तन होना है, और कौन से परावर्तन की घटना से बनाएगा, नियमित परावर्तन की घटना से बनाएगा। ठीक है, तो देखिए अपन इसकी बात करते हैं, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की बात करते हैं और उसकी विशेषताओं की अपन बात करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, थोड़ी सी इसकी जो विशेषताएं हैं वो आप पहले नोट कर लो, फिर अपन उस विशेषताओं पे आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं आपको एक एक की व्याख्या करके बताता हूँ। तो देखो प्रतिबिंब अपने क्या लिखेंगे, समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब सदैव, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आभासी होता है, और आभासी होगा तो आपको मैंने बताया था कैसा होगा, सीधा, आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। आभासी का मतलब किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती है, उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और सीधा मतलब कि जैसा बिंब दर्पण के सामने खड़ा है उसका वही भाग उसके बिल्कुल सामने दिखाई देता है, यानी कि उसका जो है शीर्ष ऊपर है तो ऊपर की ओर दिखाई देगा, उसके जो पैर नीचे की ओर है तो वो नीचे की ओर दिखाई देंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। दूसरी बात, समतल दर्पण में, अब देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, बिंब और प्रतिबिंब क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। मान लो मेरे सामने कोई दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, मेरा प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, तो दर्पण के लिए मैं बिंब हूं और मेरी वहां दर्पण के अंदर जो आकृति बन रही है वो मेरी क्या है, प्रतिबिंब है। तो एक यहाँ पे विशेषता होती है कि मैं समतल दर्पण से जितनी दूरी पे खड़ा हूं मेरा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। अर्थात समतल दर्पण में अपन क्या कह सकते हैं, समतल दर्पण में बिंब की दूरी
दर्पण से बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी को आप इस चैप्टर में u से लिखोगे। अभी से आप ध्यान देना शुरू कर दो। इसमें बिंब की दूरी जो है ये हमेशा बराबर होती है किसके बराबर? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v के बराबर होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता होगी ये, यानी कि u हमेशा किसके बराबर होगा? v। यानी कि यदि आप दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से कितनी दूरी पे बन रहा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तीसरी विशेषता, समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अपन इस चैप्टर में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन लिखेंगे h डैश से। ये सदैव बराबर होती है किसके? बिंब की ऊंचाई यानी कि h के। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो सदैव आभासी सीधा होगा, v हमेशा किसके बराबर होगा? u। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा किसके बराबर होगी? बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। और चौथी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो देखिए क्या होती है। देखिए चौथी प्रॉपर्टी, समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तित होता है। अर्थात मैं अगर बात करूं कि ये पार्श्व परिवर्तित होना, यानी कि पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, इसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं इंग्लिश में, लैटरल इन्वर्जन। तो देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। देखिए यदि हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो दर्पण के जैसे मान लो मैं सामने खड़ा हूं तो मेरा ये जो बायां हाथ है दर्पण में जो मेरा प्रतिबिंब है उसके दाईं तरफ दिखाई देगा, और मेरा जो दायां हाथ है वो दर्पण में मेरा जो प्रतिबिंब है उसकी बाईं तरफ दिखाई देगा। यानी कि मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? आपको देखिए, जैसे मान लो ये बिंब है, ये एक बिंब है मान लो, ये कोई बिंब है, ठीक है। ये इसका मान लो लेफ्ट हैंड है, ये इसका मान लो राइट हैंड है, ठीक है। इसको थोड़ा ओपन, ज़्यादा इसको पेचीदा न करके थोड़ा सिंपल बना लेते हैं ना। देखिए मैं आपको सीधा इसको बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, अपन वैसे ही कर लेते हैं। ये मान लो कोई अपने पास क्या है? बिंब, ठीक है। ये क्या है? समतल दर्पण है, इसके सामने ये बिंब रखा हुआ है, तो ये इसका यहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इस बिंब का जो लेफ्ट पार्ट होगा, यानी कि बायां भाग जो होगा, वो इस प्रतिबिंब का कौन सा भाग बन जाएगा? दायां भाग, यानी कि इसको राइट पार्ट भी अपन कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसका जो राइट पार्ट होगा वो इसका कौन सा पार्ट बन जाएगा भाई? लेफ्ट पार्ट बन जाएगा। ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसका बायां भाग प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा? दाईं तरफ, और इसका दायां भाग प्रतिबिंब में किस तरफ दिखाई देगा? बाईं तरफ दिखाई देगा। इसको क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो अगर परिभाषा लिखूं मैं इसकी, तो मैं क्या लिख सकता हूं परिभाषा इसकी? देखिए समतल दर्पण में निर्मित, समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के दौरान, प्रतिबिंब निर्माण के
दौरान बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं तरफ तथा बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में कौन सा दायां, तो ये कौन सा भाग तरफ दिखाई देगा, बाईं तरफ दिखाई देता है, इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्श्व परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बात की। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो देखिए, आपको इस पे एक न्यूमेरिकल करा देता हूं मैं, फिर अपन जो इसके आगे विशेष परिस्थितियों पे इसकी बात करेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल इस पे कैसे आएगा। जैसे मान लो आपको ये दे दिया, क्वेश्चन ये दे दिया आपको, जैसे आपको एक डायग्राम बना के दे दिया, ये एक डायग्राम, एक धरातल है, इस धरातल पे एक समतल दर्पण रखा हुआ है। कैसा दर्पण रखा हुआ है? एक समतल दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, कैसा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से मैंने इससे x मीटर डिस्टेंस पे एक बिंब रख रखा है, और मान लो बिंब की हाइट है y मीटर। कितनी है? y मीटर। तो आपसे प्रश्न क्या है? उपरोक्त स्थिति में दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की नंबर 1 प्रकृति क्या है होगी, सबसे पहली बात। नंबर 2 दर्पण से दूरी कितनी होगी। नंबर 3 बात, बिंब व प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ये भी आपसे पूछ सकता है। चौथा क्वेश्चन आपसे इससे पूछ सकता है प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ सकता है आपसे। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी। ये आपसे 5 क्वेश्चन यहां से संभावित बन सकते हैं। तो देखिए अपने हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखो, पहले से अपने क्या पूछा है? प्रकृति क्या होगी। देखिए कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण। और अभी अपने बात की थी समतल दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी। और कैसा होगा? आभासी व सीधा होगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि दर्पण से दूरी कितनी होगी प्रतिबिंब की। तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि समतल दर्पण में बिंब जितनी दूरी पर दर्पण से होता है उतनी दूरी पे दर्पण के पीछे क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो यहाँ पर बिंब कितना है? x मीटर। तो दर्पण भी कितनी दूरी पे होगा? प्रतिबिंब कितनी दूरी पे होगा? x मीटर पे होगा। तो अपना आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चूंकि समतल दर्पण में u हमेशा किसके बराबर होता है? v। तो v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? x मीटर होगी। v आपको बता दिया है मैंने, प्रतिबिंब की दूरी होती है, u क्या होती है? बिंब की दूरी। तीसरी बात आपसे क्या पूछी है? तीसरी बात आपसे पूछा है कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो दर्पण से बिंब कितनी दूरी पे है? x पे, और प्रतिबिंब भी कितने पे बन रहा है? x पे। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? टोटल दूरी होगी x प्लस x, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2x मीटर होगी। फोर्थ कंडीशन, प्रतिबिंब की ऊंचाई।
तो अभी अपने समतल दर्पण में पढ़ा था कि यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की क्या होती है, बराबर। यानी कि चूंकि अपन वही पहला स्टेटमेंट देंगे समतल दर्पण में। ये मैं आपको जैसे राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन हल करने का तरीका बता रहा हूँ, और आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं सीधा। समतल दर्पण में क्या होता है, h किसके बराबर होता है, h डैश, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ तो h डैश किसके बराबर होगा, h डैश बराबर होगा h के, और h कितना है, y मीटर। बिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, y मीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन अपने हो गए। अब 5वें क्वेश्चन की सबसे मेन बात, तो देखिए 5वें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये आपको जो बिंब दे रखा है ये दर्पण में आपको किस प्रकार की आकृति बना करके दिखाएगा। तो देखिए अगर अपन इसकी बात करते हैं आकृति की, मैं इसको आपको यहां बना के दिखा देता हूं। ये पी बिंब। तो देखो ये आप जब इसको दर्पण के सामने रखोगे तो दर्पण में आपको इसकी यहां से इतनी दूरी पे, तो यहां ये आपको इस प्रकार दिखाई देगा। यानी कि ये जो पी आकृति है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। ऐसा क्यों दिखाई देगा, पार्श्व परिवर्तन के कारण। अर्थात यहां आकृति कैसी होगी, आकृति इस प्रकार से ये होगी। ठीक है, क्यू नुमा आकृति इसकी होगी। और आपसे पूछ ले कि यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब से कितनी डिग्री के कोण पे परिवर्तन हुआ है, 180 डिग्री के कोण पर जो है इसका इन्वर्जन हुआ है। आपसे पूछ सकता है परिवर्तन कितने कोण पर हुआ है, 180 डिग्री के कोण पर हुआ है। तो इस बात की भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपको पूछ ले कि इन्वर्जन कितने कोण पे हुआ है, इन्वर्जन बोले तो परिवर्तन, तो आप कह सकते हो इन्वर्जन 180 डिग्री के कोण पे हुआ है। यानी कि ये ऐसे था, ये पूरा ऐसे था, ये पूरा ऐसे घूम के ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये अपने समतल पे आधारित, समतल दर्पण पे आधारित न्यूमेरिकल हो गया। अब समतल दर्पण के कुछ विशेष तथ्य हैं, जैसे यदि कोई आदमी समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु या बिंब दर्पण की ओर विवेक से गति करे तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। यदि दर्पण और बिंब दोनों गतिशील हो तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। इन सब की विवेचना अपन कल के एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।